कल की वोटिंग के साथ ही 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बात रह जाएगी जीत या हार की, यानी परिणाम की। 4 जून की चर्चा इसलिए अब हर तरफ हो रही है और देश की जनता किसे चुनेगी इसका फैसला 4 जून को होगा। देश में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला 4 जून को होगा। चुनाव जब शुरू हुए थे तो ऐसा लग रहा था पीएम मोदी के मुकाबले विपक्ष बहुत कमजोर है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा तो समझ आई कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई, जिससे 2024 का रण और ज्यादा भीषण हो गया। अब कल के चरण की लड़ाई बाकी है, लेकिन अब हर तरफ रिजल्ट को लेकर चर्चा है। जीत को लेकर दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने नंबर दे रहा है। किसके नंबर हकीकत में बदलेंगे और किसके नंबर हवाई रह जाएंगे? क्या पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे? क्या एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी या फिर इंडिया गठबंधन कोई ऐसा कमाल करेगा जिसके बारे में सोचा नहीं होगा किसी ने? आखिर जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा और कौन क्या नंबर अपनी पार्टी को, अपनी गठबंधन को दे रहा है? इसी मामले पर आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले सवाल देख लीजिए। आखिरी चरण की लड़ाई, लेकिन सरकार बनाने का दावा हो गया हाई। सवाल नंबर 2, 4 जून को मोदी लगाएंगे सत्ता की हैट्रिक या फिर इंडिया करेगा कमाल? और सवाल नंबर 3, किसका दावा दमदार? 4 जून को पता चलेगा आखिर किसकी बनेगी सरकार। एक रिपोर्ट देखिए। आखिरी चरण की लड़ाई, सरकार बनाने का दावा हाई। पूर्वांचल का रण, आखिरी लड़ाई सबसे भीषण। मोदी की साधना शक्ति, टेंशन में विपक्षी। 4 जून का इंतजार, कौन बनाएगा सरकार? 24 की लड़ाई कौन जीतेगा? क्या मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी या इंडिया गठबंधन कोई ऐसा कमाल कर पाएगा जिसके बारे में फिलहाल कोई नहीं सोच रहा? 4 जून को देश में किसकी सरकार बनेगी? इन सारे सवालों के जवाब के लिए महज 5 दिन बाकी है। कल 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में दोनों ही तरफ से सरकार बनाने के दावे शुरू हो गए हैं। बहुमत को लेकर ताल ठोकी जा रही है। बम्पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। जीत और हार के दावे अब सरकार बनाने पर आ चुके हैं। एनडीए जहां तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने को लेकर आश्वस्त है, वहीं इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आशान्वित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि 4 जून को हम सरकार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन की 1 जून को बैठक होने जा रही है। 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। 5वां, 6ठा, 7वां मोदी जी को 400 पार कराएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार आखिरी चरण के मतदान से पहले मौन साधना पर चले गए हैं। पीएम मोदी की साधना गुरुवार शाम 6:45 पर शुरू हुई, जो 1 जून की शाम तक चलेगी। मोदी का मौन और मेडिटेशन पर भी सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। कल शाम को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जीत को लेकर दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। 24 की लड़ाई में किसे मिलेगी शय और किसे मिलेगी मात, इसके लिए सबको 4 जून का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस पर हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले रोशिका अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी। प्रेम कुमार जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आपको क्या लग रहा है? आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने वक्त निकालकर हमारे साथ यहां पर टाइम दिया है और बहुत स्वागत करना चाहूंगा। सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपका अनुमान सबसे पहले, क्योंकि आप लगातार इस चुनाव में नजर बनाए हुए हैं और आपने शुरू से लेकर अभी तक की जो लड़ाई है वो भी देखी है, क्या है आपका अनुमान?
देखिए विवेक शांडिल जी, लोकतंत्र में चुनाव आते हैं तो सबके अपने अपने अनुमान भी होते हैं, बिल्कुल, और उसकी अपना सम्मान भी होता है। और आप देखेंगे दो तरह के व्यूज हमें साफ दिख रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है जहां पर कि अभी एग्जिट पोल आया नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल करने वाले लोगों ने अपनी राय रख दी है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया है जिसकी राय बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस दो में जिसका अपना जो कन्विक्शन है, जिसके साथ लगता है कि ऐसा होगा, तो मैंने भी एक अनुमान रखा है कि जो पूरे देश में होने वाला है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार सत्ता बदल रही है। मैंने 307 सीट का अनुमान इंडिया गठबंधन के लिए लगाया है, बीजेपी गठबंधन के लिए 204 सीटों का अनुमान है, और इसके अपने कारण है। और जहां जहां से छोटे में देखा जाए तो महाराष्ट्र स्विंग स्टेट है, कर्नाटक स्विंग स्टेट है, बिहार स्विंग स्टेट है, यूपी में भी परिवर्तन दिख रहा है, राजस्थान में भी परिवर्तन दिख रहा है, पंजाब में एक तरफा मामला है, हरियाणा में इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है। इसी तरीके से दिल्ली में लगभग बराबरी का मुकाबला बोल सकते हैं, कोई 4 कोई 3 जो भी हो जाए। तो इस तरीके से पूरे देश में है। हाँ, बीजेपी के लिए जो उम्मीद लोग बता रहे हैं उस हिसाब से वो बंगाल में देख रहे हैं, उड़ीसा में देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं, तेलंगाना और इवन तमिलनाडु में भी देख रहे हैं। लेकिन वो जो भी उनकी उम्मीदें हैं, वो उम्मीद क्या इन इलाकों में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर पाएंगे, वहीं पर डिपेंड करता है कि कौन मैजिक फिगर के पास पहुंचेगा, कौन सही होगा, कौन गलत होगा। मुझे लगता है उम्मीद बीजेपी की और नुकसान बीजेपी का, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, यही डिसीजिव फैक्टर है। नहीं, लेकिन स्विंग स्टेट में आपने बिहार का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया, आपने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया, जबकि आपकी अलायंस पार्टी कह रही है हम 80 में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश का नाम उन प्रदेशों में लिया जहां पर कि टक्कर निश्चित रूप से मुझे बीजेपी को ज्यादा सीट मिलती दिख रही है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के मुकाबले। तो वो मैं बता रहा हूँ, मेरा फिगर जो है वो 48-32 का है, 48 बीजेपी के लिए, 32 इंडिया गठबंधन के लिए। जी नहीं, इतना बड़ा स्विंग कैसे हो जाएगा? मैं विक्रम लोहिया जी के पास जा रहा हूँ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप लोग इतना बड़ा स्विंग कैसे लेकर चल रहे हैं, कैसे मानकर चल रहे हैं? इसका आधार क्या है? या सिर्फ मैनिफेस्टो के आधार पे कि आपका मैनिफेस्टो पॉपुलर रहा है सोशल मीडिया पर, जो कांग्रेस की रीच रही है वो अच्छी रही है, सिर्फ इस आधार पर? या आप लोग मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी वजह से जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ चेंज होंगी? देखिए विवेक भाई, बहुत गंभीर मुद्दे इस देश के अंदर जनता ने 3-10 सालों में देखे। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ, सुन पा रहा हूं। बताइए आपका आंकलन अनुमान क्या कहता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस 10 साल के अंदर देश की जनता ने बहुत ऐसे मुद्दे देखे, ऐसी समस्या झेली। देश की जनता ने 4 साल का अग्निवीर, देश की सेना को कमजोर करने का काम किया गया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जो लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, प्रधानमंत्री जी को उनके साथ खड़ा देखा गया। महंगाई की घटाने की बात कर करके 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, झूठ बोल करके आए थे। 2022 तक सबका पक्का घर होगा, सबके घर में नल होगा, नल में जल होगा। 2022 तक सबकी आय दुगनी करने आए थे, किसानों का कर्जा माफ करने आए थे। 100 स्मार्ट सिटी, काला धन। मैं आपको ऐसे बताऊं कि रुपये को डॉलर से मुकाबले बराबर करने आ रहे थे, आतंकवाद को खत्म करने आ रहे थे। पुलवामा देखा हम लोगों ने, आज तक हमें ये नहीं पता लगा कहां से RDX आया और कहां से कौन आदमी क्या। विक्रम जी, कांग्रेस को नहीं, वो देखिए मुद्दे हम लोग डिबेट पे डिस्कस करते रहे हैं। मैं नंबर्स जानना चाह रहा हूं, आप लोगों का एंटीसिपेशन क्या है? मैं दे रहा हूं, 1 मिनट हाथ जोड़ के बोलो प्लीज, 1 मिनट के लिए। जिस प्रकार से आज देश की जनता तराई हो गई, तो उसने देखा कि प्रधानमंत्री जी को 1 मौका दिया, 2 मौके दिए, लेकिन नाकाम प्रधानमंत्री साबित हुए। इंडिया गठबंधन पे उन्होंने विश्वास जताने का काम किया। आज इंडिया जी, मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा इश्यू कर रहा है। मैं दोबारा विक्रम जी आपके पास लौटूंगा। आपने नंबर्स नहीं दिए, दोबारा आपको कनेक्ट करूंगा तो आप नंबर जरूर दीजिएगा। मैं रुचिका अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे। रुचिका जी, आप लोग तो मिशन 400 लेकर चल ही रहे हैं,
लेकिन जिस तरह से शुरुआत में लड़ाई दिख रही थी, कल मैंने इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया था अपने शो में रात 9 बजे इंडिया बोल रहा है में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के मुकाबले इस चुनाव में 1.5 गुनी ज्यादा ताकत लगाई है, जबकि 10 साल का काम प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। जो बताते हैं प्रधानमंत्री, जो बीजेपी बताती है कि हमने 10 साल में इतने सारे काम किए, जिसके आंकड़े, जिसके फैक्ट्स आप लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने 1.5 गुनी ज्यादा मेहनत की, 1.5 गुनी ज्यादा रैलियां की, ज्यादा रोड शोज किए, ज्यादा सभाएं की। मुकाबला क्या आप लोगों को भी नजर आ रहा था? और आप लोगों की नंबर्स अब क्या कह रहे हैं? 400 का तो पता चला कि आप लोगों की एक रणनीति थी, लेकिन फाइनल कितने नंबर्स को लेकर चल रहे हैं आप लोग? वंदे मातरम जी और सबको राम राम। देखिए, जब से 2024 के इलेक्शन का आगाज हुआ, तब हम लोगों ने एक देखा कि एक गठबंधन का जो सामने आए, हमारे जो यूपीए का ही जो कन्वर्टेड रूप था, उन्होंने हमेशा प्रॉब्लम्स ही अपने आप में, सारी प्रॉब्लम्स उनको सामने, हमारे सामने नजर आई उनकी तरफ से। कभी कोई सॉल्व कुछ नजर आया नहीं। आखिर उनके जो मन मुटाव थे, उनके झगड़े थे, कहीं कोई नेता प्रोग्राम भी नहीं था, कोई एक कॉमन मैनिफेस्टो तक नहीं है इनके पास, और आपस में सब आपस में झगड़े ही जा रहे हैं, हर स्टेट में झगड़े जा रहे हैं। मैं अभी कांग्रेस के अपने साथी प्रवक्ता को सुन रही थी। ये वही कांग्रेस है जो एक समय में राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज की तारीख में क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे पिछ लगे हुए घूम रही थी कि सीटों के लिए दिल्ली जैसे प्रदेश में जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां इन्होंने केजरीवाल जी के पास सरेंडर कर दिया। वही हाल इनका पंजाब में हुआ, आपस में कहीं एक के साथ कहीं साथ में मिलकर लड़ रहे। तो ये तो यूपी, ये तो इनका इंडी गठबंधन। और रही भाजपा की, तो भाजपा और एनडीए बिल्कुल स्मूथली, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, इस बार 400 पार के साथ फुल मेजॉरिटी बीजेपी की है, और उसके बाद पार एनडीए के साथ हम सरकार बनाएंगे। जिस तरीके का काम मोदी जी का पिछले 10 साल में रहा है, वो 70 साल के प्रोपोर्शनेटली जितना ज्यादा काम हुआ है, वो हमारे मोदी जी। आपने रुचिका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री 1.5 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं इस बार के चुनाव में 2019 के बनस्पत 2019 के इलेक्शन में जितनी रैलियां की। जी ठीक है, अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद दीपक जी और रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। जी, प्रधानमंत्री जी मेहनती इंसान है, वो भी किसी चीज को लेके छोड़ते नहीं है। एक इलेक्शन खत्म होता है, ये नहीं है कि वो हमारे और कांग्रेसियों की तरह से, जैसे हमारे राहुल जी चले जाते हैं घूमने के लिए, या फिर और पार्टियों के लोग नेता है वो घूमने चले जाते हैं। मोदी जी जिस समय एक इलेक्शन खत्म होता है, उसी के अगले दिन से अगले इलेक्शन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये पता होता है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे जनता के लिए काम करना है, मुझे जनता को जो सुविधाएं मैं दे सकता हूं, जो मैंने वादे किए हैं, जो मैंने मैनिफेस्टो में जो संकल्प लिया है, वो सब कुछ पूरा करके देना है, और उसके लिए लगातार वो काम करते हैं। जो इंडी गठबंधन ये कहता था कि मोदी जी एक प्रेस वार्ता नहीं करते, आज 275 से ऊपर पत्रकारों के साथ वो छोटे बड़े लेवल पे बात कर चुके हैं, 70 के ऊपर इंटरव्यू दे चुके हैं। हाँ दीजिए जवाब, देखिए जवाब देने की कहीं कोई मनाही नहीं है। मैं ठीक है रुचिका जी, मैं उनका जवाब पूरा करा लूं विक्रम लोहिया जी, क्योंकि उनका बीच में कनेक्शन कट गया था। पहचानते हैं। देखिए विवेक जी, किसी को भी मनाही करवाइए ना, रैली करने के लिए पत्रकारों को इंटरव्यू जी, बिल्कुल सही बात है, किसी को कोई मनाही नहीं थी। ठीक है, विक्रम लोहिया जी का जवाब आने दीजिए, फिर मैं आता हूं रुचिका जी आपके पास। उनका जो नेटवर्क इशू था बीच में, उनका कनेक्शन कट गया था। विक्रम लोहिया जी, प्रधानमंत्री जी की पड़ी हुई है। रुचिका जी, आपको झूठ बोलने की आदत तो वो प्रधानमंत्री जी है। आप बताइए, 2014 में जो गारंटी दे रहे थे, 2024 में भी वही गारंटी दे रहे हैं। बताइए। और आपका कौन सा एनडीए का कौन सा कॉमन मैनिफेस्टो है? गरीबी हटाओ। अरे आप बताइए ना, एनडीए का कौन सा कॉमन मैनिफेस्टो है? आप बताइए, एनडीए का कौन सा कॉमन मैनिफेस्टो है? आप बताइए मुझे, जवाब दीजिए। एनडीए का कॉमन मैनिफेस्टो है क्या? 2000? अरे झूठा प्रधानमंत्री इस देश को मिला, जनता समझ गई, इतना झूठा प्रधानमंत्री अब नहीं चलने वाला। ये झूठा प्रधानमंत्री है, इनके घर में झूठ बोला हुआ है। ये जिम कॉर्बेट जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये जाते हैं।
एक के बाद ऐसा एक, भ्रष्टाचारी 2G, प्रधानमंत्री, 3G, झूठा 4G, प्रधानमंत्री, जीजाजी, इतना सारे के सारे फ्रॉड। स्कैम्स आप लोगों ने हाउडी किए मोदी हैं। नहीं, उसके हाउडी अलावा और मोदी नहीं, किसकी बात फ्राउडी करेंगे मोदी। आप? हाउडी मोदी नहीं है, फ्राउडी मोदी देखिए, है। चुनाव मैं आपको चुनाव बता दूं, इलेक्शंस खत्म हो झूठा चुके हैं। अब प्रधानमंत्री कौन देश को किसने मिला। कितनी मेहनत की है उसी हिसाब से हमारे जो है। देश का बिल्कुल। दुर्भाग्य जी। ऐसा मोदी बिल्कुल। झूठा प्रधानमंत्री देश को मिला, इतना झूठा नहीं, अरे प्रधानमंत्री विक्रम विवेक जी, विक्रम मैं विक्रम जी, आपके माध्यम से कहना चाहता विक्रम हूं। जी, एग्जिट पोल आए थे छत्तीसगढ़ के, उसके बाद छत्तीसगढ़ के नतीजे भी आए थे। आप लोगों ने भी दावा किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सबको चौंका के रख दिया। इसलिए जनता कब सर, किसको आप- चौंका देगी ये कोई नहीं जानता है। मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल एग्री, आपकी बात से मैं सहमत हाँ, हूं। तो किंतु आपको याद हो ओवर ये कॉन्फिडेंट हरियाणा होने में की भी कह आवश्यकता रहे थे, नहीं अब है। की बार 70 बार। कर्नाटका के अंदर क्या कह रहे थे? हरियाणा में कह रहे थे अब की बार 70 बार। मैं वही कह रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेहनत का जो मेहनत का रिजल्ट तो आता है। नरेंद्र मोदी ने 206 रैलियां की, राहुल गांधी जी 107 रैलियां कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ 150 प्लस रैली कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 100 प्लस रैली की, अमित शाह 188 रैली कर चुके हैं, प्रियंका जी 108 रैली कर चुकी है, राजनाथ सिंह 101 से ज्यादा रैली कर चुके हैं, अखिलेश यादव जी 88 रैली कर रहे हैं। अगर इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को मिला दे तो भी जनसभाएं कम नजर आती है, सिर्फ अगर बीजेपी के नेताओं को मैं यहां जोड़ दूं तो इस पर अग्रेसिव कैंपेनिंग पर जाएंगे। आपका एक बार फिर से लग रहा है मुझे विक्रम जी के साथ कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, आपके क्या दावे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए विवेक भाई, अभी कल की वोटिंग बाकी है, तो हमारे दावे हम उस पर पूरी तरीके से अडिग हैं कि 400 पार हमारा गठबंधन करने जा रहा है। और इस बार कहीं ना कहीं अचंभित होने जा रहा है विपक्ष भी। जो विपक्ष आज एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ थे वो बता रहे थे कि 2 तरीके की मीडिया है, एक नेशनल मीडिया है और एक सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया मुझे लगता है इंटरटेनमेंट के लिए मीडिया है, इंटरटेनमेंट मीडिया है, उसका नाम है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके लिए वो कुछ भी परोस देते हैं, उसके अंदर ना सच का पता है ना झूठ का पता है। तो ये सोशल मीडिया पे ही अपना माहौल बना के, अपने मीम्स बनवा के ये खुश रहें, क्योंकि जनता पूरी तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए विपक्ष को इस्तेमाल कर रही है और जनता भी समझ चुकी है पूरी तरीके से कि हमारा विकास कौन कर सकता है। प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो बड़ी समस्या थी विपक्ष को, और अब मौन है तो उससे बड़ी समस्या हो गई है विपक्ष को। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग में चला गया है कि भैया इनको मीडिया कवरेज क्यों मिल रहा है। अरे भाई साहब, आप तो खुद ही ऐसा काम करते हो कि G14 बनाते हो, आप मीडिया को खुद ही अपने से दूर करते हो। जब मीडिया आपको मौका देता है कि आप बात रखो, तब आप कहते हो मीडिया से दूर रहेंगे। और एग्जिट पोल तो आज ही आ चुका है, जब कांग्रेस ने कहा है कि एग्जिट पोल में हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस समझ चुकी है एग्जिट पोल क्या आने जा रहा है और 4 जून को क्या होने वाला है। तो पूरी तरीके से देखिए, जिसने जनता के लिए काम किया है, जिसने मेहनत की है, और विपक्ष ने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा है। और ये सोशल मीडिया से जो माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश जरूर की है, परंतु वो एक मजाक बन के ही रह गया है। जैसे एक मजाक हुआ करता था पहले जमाने में कि साहब ठीक है ये ऐसा होने जा रहा है, तो वैसा ही एक मजाक है सोशल मीडिया। इससे ज्यादा मैं उसको कुछ नहीं देखता हूं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वही देश का चौथा स्तंभ है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद रोहित जी, मैं अगर इसमें दावे पर के ऊपर जाऊं तो कर्नाटक को लेकर बीजेपी के काफी मजबूत दावे थे, और कर्नाटक में जीत का इतिहास भी रहा था। कर्नाटक में स्ट्रांग होल्ड भी है बीजेपी का, लेकिन कर्नाटक हाथ से फिसल गया। हिमाचल को लेकर बहुत स्ट्रांग दावे थे, हिमाचल में सरकार बन रही है लेकिन हिमाचल में नहीं बनी। तो फिर दावों के ऊपर जब सवाल होंगे तो वो उसको कैसे काउंटर किया जाएगा? रोहित अग्रवाल जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल आज ही आ चुका है। देखिए विवेक जी, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 राज्यों के चुनाव के अंदर हमने हश्र देखा है विपक्ष का। राजस्थान में दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे विपक्ष द्वारा, तब हम भी विपक्ष के अंदर थे, तब हम भी इंडिया गठबंधन के साथ थे, और हमको भी जमीन पे यही दिख रहा था कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। परंतु असलियत में क्या हुआ, बीजेपी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और छत्तीसगढ़ जिसके बारे में तो विपक्ष बात भी नहीं कर रहा था, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इसी तरीके से 4 जून को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, और हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता के लिए जिसने काम किया है, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, 50 करोड़ जनधन वो योजना सारे के आंकड़े तहत पब्लिक खाते खोले डोमेन में है। गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग कितनी सीटें एंटीसिपेट कर रहे हैं? 2014 वाला प्रदर्शन या 2019 वाला उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के अंदर जो सच्चाई है कि एनडीए गठबंधन इस बार इतिहास रचेगा और इंडिया गठबंधन भी इतिहास रचेगा, परंतु इंडिया गठबंधन का जो इतिहास होगा वो जमानत जब्त होने का इतिहास होगा। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की रिकॉर्ड जमानत जब्त होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और एनडीए गठबंधन 80 सीटें जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस को सीटें देने पर समाजवादी पार्टी आज की तारीख में कितनी कॉन्फिडेंट है? मैं आ रहा हूं विक्रम जी, मैं दीपक जी का इस पर जवाब चाहूंगा। कई सीटों पे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड जल्दी। हाँ, कई सीटों पे 4-4, 5-5 बार प्रत्याशी, कई सीटों पे 4-4, 5-5 बार प्रत्याशी बदलने के बाद एक प्रत्याशी को उतार पाए थे ये, तो ऐसा दिखा है कि इन्होंने कितना कॉन्फिडेंस था अपने प्रत्याशियों के ऊपर इनको, क्योंकि 5 साल में ये तय नहीं कर पाए थे और हेलीकॉप्टर से आखिरी दिन सिंबल भेजे थे। हो सकता अखिलेश जी आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो सकता है अखिलेश जी अपनी स्ट्रैटेजी से आप लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग भ्रम में पड़ गए हो। नहीं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं भाई, वो हमको क्या कंफ्यूज करेंगे? वो खुद कंफ्यूज हैं कि उनको राजनीति आगे करनी है या सिर्फ लंदन ही रहना है। तो हो सकता है कि इस बार 4 जून के बाद सिर्फ लंदन का ही टिकट कटवा लें। दीपक जी से इसका जवाब लेंगे। दीपक जी, समाजवादी पार्टी को लेकर कितनी सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट है, और आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें दी हैं उन सीटों को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट है? क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट बची थी 2019 के चुनाव में, और आप लोगों ने एक बड़ा, मुझे लगता है कि एक बड़ा दांव भी खेला है कांग्रेस पार्टी के साथ जितनी सीटें आपने शेयर की हैं। देखिए विवेक जी, अभी तक जो 6 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें हिंदुस्तान की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सत्ता बनाने से बहुत दूर कर दिया, बहुमत से बहुत दूर हो चुके हैं ये लोग। और अभी आगे आने वाला चुनाव जो है, जिसमें 57 सीटों को मैं समझता हूं शायद 7th फेज में चुनाव है, और 13 सीटों की जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं आदरणीय प्रेम कुमार जी की बातों से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, रहा सवाल उत्तर प्रदेश का सीटों का, मैं कोई सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं बता सकूं कि एकदम एग्जैक्ट में बता सकूं। और रहा सवाल सर्वे होता है दीपक भाई, पार्टियां अपना सर्वे खुद कराती हैं, इंटरनल सर्वे होता है, सीटों की जानकारी होती है, हर एक सीट का पर्टिकुलर आकलन होता है। मेरा सर्वे ये था कि हम लोग 80 में 79 हम लोग जीत रहे थे, लेकिन समय आते आते जैसे जैसे आखिरी चरण आया हम क्यूटो भी जीत रहे हैं, क्यूटो भी हमारे उसमें है। तो हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो हमारे हिसाब से जो जनता का जो लड़ रहे हैं क्या, जो जनता की तरफ से। यार बीच में हमने नहीं इंटरप्ट किया, कहाँ है बीच में इंटरप्ट कर रहा है? जापान में भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या इस बार समाजवादी पार्टी वाले? अरे कहाँ है, तुम जाकर के लड़ो ना, 2 सीट पे लड़े हो, 2 सीट पे लड़े हो ना। अरे भाई क्यूटो बता रहे हो तो क्यूटो में तो तुम भी लड़े हो ना, तुम भी लड़ रहे हो ना क्यूटो में। हिंदुस्तान में कहाँ क्यूटो की सीट आती है? अरे भाई तुम अपनी चिंता करो ना, क्यूटो की सीट ढूंढ रहे हो हिंदुस्तान में। अरे भाई साहब, अरे तुमको पटक दिया, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया? अपना कटोरा खोलो, चवन्नी डालते हैं उसमें, तुमको अभी तक समझ में नहीं आया, तुमको पटक दिया। भाई साहब देखिए, तू तड़ाक नहीं, डिबेट तुमको अभी धोबी पछाड़ दी, अभी तक समझ में नहीं आया भैया। डिबेट में इस तरह की, अभी तक धोबी पछाड़ से वापस नहीं आए हो क्या? इस तरह नहीं, देखिए ये पॉइंटलेस डिबेट नहीं करूंगा मैं फिर किसी को बोलने की इजाजत भी नहीं दूंगा, मैं पॉइंटलेस डिबेट नहीं करूंगा दीपक जी। नहीं दीपक जी, और एक सेकंड दीपक जी, रोहित भाई, मैं नहीं, एक सेकंड सभी गेस्टों को स्क्रीन पर लेकर आइए। प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। भाषा की मर्यादा प्लीज मेंटेन रखिए, मैं इस तरह की डिबेट की इजाजत नहीं दूंगा, प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। मैं आप दोनों मेहमानों को फिलहाल रोक रहा हूं, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद वापस आऊंगा। प्रेम कुमार जी, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर दावा, ये ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से 5 साल में ऐसा कुछ हो गया हो कि एकदम 80 की 80 सीटों पर क्लीन शीट पर दावा कर दिया जाए कि ये 80 की 80 सीटें आ रही हैं, या ये वही रणनीति है कि हम 80 का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो भाई कुछ तो कुछ आ ही जाएगा? देखिए 80 में 80 सीट तो एक यूं ही मनोबल बनाने के लिए नेता बोलते हैं, जैसे 400 पार नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया था, फिर बाद में कहा कि हम तो झांसा दे रहे थे, विपक्ष हमारे झांसे में आ गया। लगभग वैसी ही बात 80 सीट की भी है। और झांसे वाली बात नहीं थी, रणनीति वाली बात। बोलिए रणनीति वाली बात थी ना? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने झांसा शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं अपने तरफ से थोड़ा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है उसको लगा के 400 पर बात करने लगा, इस तरह वो हमारे झांसे में आ गए, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए 2019 और 2024 में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पूरे देश के पैमाने पर एनडीए गठबंधन के साथ जो सहयोगी दल हैं वो इस बार कमजोर अवस्था में है, अकेले बीजेपी को परफॉर्म करना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी जो सहयोगी दल मिले बीजेपी को,
वो मान लीजिए आरएलडी है तो 2 सीटों पे लड़ रही है, निषाद पार्टी है या कोई बड़ा नहीं मिला, फिर भी बीजेपी यहाँ बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश्ड है, तो हम मानते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करती। लेकिन एक और फर्क ये आया कि जो दलित वोट्स हैं, मुस्लिम वोट्स हैं और अति पिछड़ा वोट्स हैं, इसमें सेंध लगाई इंडिया गठबंधन ने, और खास करके ये मौका बीजेपी के नेताओं ने दिया जब उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, कई नेताओं ने कहा। तो उस नारे को दलितों के मन में ये बात बैठ गई। तो बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है इस चुनाव में अच्छा नहीं रहने वाला है, ये आकलन है हमारा, और वो वोट्स जो है इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होगा, इसलिए ये बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, नहीं तो और दूसरा कोई कारण नहीं है जी। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रैटेजी तो शुरू से क्लियर रही है। 2019 के मुकाबले, जो बात मैंने रुचिका जी से पूछा था कि 2019 के मुकाबले 2024 में 1.5 गुना ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री कर चुके हैं या जनसभाएं, रोड शो कर चुके हैं, और लगभग हर 2.5 सीट पर उन्होंने पहुंच बनाई अपनी रैली और रोड शो से। तो ये जो पेनिट्रेशन दिखता है, जो रणनीति दिखती है, वो विपक्ष में नहीं दिखती है। विपक्ष शुरुआत में, इंडिया अलायंस भी शुरुआत में आपसी तालमेल की, जो समन्वय की जो दिक्कत है उससे जूझता रहा, लेकिन दिसंबर जनवरी आते आते जैसे चुनाव करीब आए तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना होगा, लेकिन उसमें भी मैनिफेस्टो साझा नहीं हुआ कि इंडिया अलायंस का एक मैनिफेस्टो सामने आया। तो ये क्लियर स्ट्रैटेजी में जो फर्क है वो नजर आता है प्रेम कुमार जी। नहीं, यहाँ पर एक बात देखिए, आप रैली की चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रैली के मामले में जायंट बोलेंगे वो है तेजस्वी यादव, जो सिर्फ 40 सीटों के लिए 251 रैलियां कर रहे हैं। इतनी रैलियां तो एक सीट में 6.5 से ज्यादा का एवरेज नहीं, लेकिन उसमें आपको ये बात ध्यान देनी होगी, वो बिहार से बाहर नहीं निकले हैं, वो बिहार से बाहर नहीं निकले हैं, उन्होंने बिहार में की है रैली, और उसका बिहार की 40 सीटों में, जी 40 सीटों में, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को। बिहार की 40 सीटों में वो 6.5 के एवरेज से रैली कर रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस है। और इधर बाकी सब नेताओं का भी रैली जोड़िए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या दूसरे जो उद्धव ठाकरे वगैरह सबका, तो फिर रैली में कमजोर नहीं है विपक्ष। नहीं, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। नरेंद्र मोदी 206 रैली, राहुल गांधी 107 रैली, योगी आदित्यनाथ 150 प्लस रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे जी 100 प्लस रैली, अमित शाह जी 188 रैली, प्रियंका जी, मैं नेशन वाइड की बात, जिन्होंने नेशनल कैंपेन किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, किया है जी, तेजस्वी 251 252 रैली सिर्फ बिहार में कर रहे हैं। नहीं, इसके अलावा तेजस्वी ने झारखंड में भी रैली की है, ऐसा नहीं है। मुझे तो ध्यान है 2-3 रैली तो मैंने देखी है उनकी, सुनी भी, भाषण भी सुना। मैं एक बात एक्स्ट्रा इससे अलग कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि इस चुनाव में ये एक इंडिया गठबंधन की रणनीति आपने देखी होगी कि इन्होंने टेलीविजन चैनल को बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दिया, और ये एक रणनीति थी कि ये इस तरह से कि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का सवाल है, उस पे कोई अलग व्यक्ति अलग बातें न कर ले, या एक दूसरे से लड़ाने का मीडिया को मौका न मिले, तो ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी नहीं, न मीडिया को न अपने अपोजिशन को। तो ये उसकी इंडिया की रणनीति रही। और अब भी जो 1 तारीख को बैठक होने जा रही है, उसमें यही निर्णय लिया जाने वाला है कि कोई भी नेता प्रधानमंत्री पद पर मुंह नहीं खोलेगा, हम सीधे नाम लेकर के चौंकाएंगे। ये रणनीति, इसके लिए कल बैठक है और काउंटिंग के लिए बैठक है, ये है। और आज कांग्रेस ने निर्णय लिया कि एग्जिट पोल में भी हिस्सा नहीं लेंगे, तो एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेना, एग्जिट पोल के सारे पोलर्स अपनी राय रख चुके हैं इस 6 चरण में ही, तो फिर अब एग्जिट पोल में कुछ नया वो बोलने वाले नहीं है। वो 280 से 350 नहीं, हमारा वाला नया रहेगा प्रेम कुमार जी, पहले दे चुके। हमारा वाला एकदम नया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, डेटा साइंस से एकदम यूनिक नंबर आपको बताएंगे और दर्शकों को बताएंगे, इस पर एकदम यकीन रखिएगा, और फिर इस पर 4 जून को चर्चा भी करेंगे। लेकिन रुचिका अग्रवाल जी के पास में जा रहा हूं आपके सवालों को लेकर। रुचिका अग्रवाल जी, ये तो स्ट्रैटेजी बनाने लगे, प्रधानमंत्री पद की तो चर्चा भी करने लगे कि हम चौंकाने वाले हैं, हम प्रधानमंत्री पद पर नाम से चौंका देंगे, रिजल्ट की तैयारी करने लगे, 1 तारीख से बैठकों की शुरुआत होने जा रही है। देखिए विवेक जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब इन लोग यही नहीं पता कि नेता कौन है, आप इनकी कोई गठबंधन का है तो सही, लेकिन कोई तालमेल नहीं है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं।
मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ, इनकी सीटें आएंगी। हम अपने आप डंके की चोट पे कहते हैं कि एनडीए गठबंधन की 400 पार जा रहा है एनडीए गठबंधन। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगी कि एनडीए गठबंधन भी 400 पार जा रहा है। कैसे जा रहा है 400 पार? 10 आएंगी इनकी लोकसभा में और बाकी आएंगी 390 आएंगी इनकी मोहब्बत की दुकान से सीटें। वही होने वाला है इनके साथ, और कुछ होगा नहीं। जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, इनका तो एक इनके साथ तो वो है ना उद्धव जी, उनकी टीम से संजय राउत जी ने बोल दिया था, उद्धव जी के हाथ से संजय राउत जी ने बोल दिया था कि भाई हम लोगों का तो हर महीने हम लोग चाहे प्रधानमंत्री बदल ले, वो हमारी मर्जी। तो इनकी स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है कि ये लोग हर थोड़े थोड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री बदलने का प्लान करें, लेकिन वो सारी प्लान भी इनकी धाराशाही होने वाली है। जब 4 जून को समझ में आ जाएगा कि इनकी सारी प्लानिंग नील बटा सन्नाटा साउंड करेंगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ओथ लेंगे, तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए माननीय प्रधान मोदी जी खड़े होंगे, तब इन्हें समझ में आएगा कि इनकी जितनी भी ये प्लानिंग थी सब फेल हो गई। हम लोग अभी तक भी जब हम सत्ता में हैं, उसके बावजूद जितनी आगे अभी गिनतियां बताई हैं, अगर मैं उस हिसाब से उन गिनतियों को भी रफली भी टोटल करती हूँ, तो अगर जितनी हमारी सीटें हैं उससे कहीं ज्यादा भाजपा के नेताओं की रैली हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अपने घर से निकलने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने नहीं, रोचिका जी मेरा सवाल रोचिका जी मेरा सवाल ही वही था, क्योंकि आपने मेरे बिल्कुल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। आपने कहा कि प्रधानमंत्री कड़ी मेहनत करते हैं, हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री कड़ी मेहनत करते हैं। हमने ये भी कहा 2019 में प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि रिजल्ट से एक दिन पहले उनको रात भर नींद नहीं आई थी, वो रात भर रिजल्ट को लेकर सोचते रहे कि 5 साल के काम को जनता कितना सराहेगी, कितना प्यार देगी। लेकिन 303 सीटें उन्हें मिली 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार जब 10 साल का कार्यकाल था तो फिर 1.5 गुना ज्यादा रैलियां करने का आप लोगों ने जो फैसला है वो क्या वो शुरुआती इलेक्शंस के बाद लिया या पहले से प्लानिंग थी? और ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ी? क्या किसी तरह की कोई आशंका थी? रोचिका जी। विवेक जी, हम कोशिश करते हैं कि हम गांव के हर छोटे से छोटे गांव के छोटे से छोटे घर के छोटे से छोटे बच्चे के पास भी पहुंच सके, हम अपनी बात रह सके। ना सिर्फ हम पहुंच सके, हमारी सुविधाएं पहुंच सके, हमारी स्कीम्स पहुंच सके, हमारी पॉलिसीज पहुंच सके। नहीं तो उसके लिए 303 सांसद हैं आपके पास। मैं वही कह रहा हूं रोचिका जी, क्या ग्राउंड लेवल पर अपने सांसदों पर आपको इतना यकीन नहीं था? क्या 303 सांसदों की रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं थी? उनमें से कुछ सांसदों की, इसलिए प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत करनी पड़ी? जी देखिए, मोदी जी अगर जा रहे हैं तो उनके साथ सांसद भी जाते हैं। सांसद को पता है कि कहां कहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कहां पर हमारे वीक पॉइंट्स है। वो उन चीज को कवर अप करने के लिए, उन उनकी परेशानियां समझने के लिए, उनको उनकी फैसिलिटीज और उनकी पॉलिसीज देने के लिए, क्योंकि कई प्रदेश ऐसे भी रहे हैं जहां पर जब सेंटर से पॉलिसी दी जाती है, स्कीम्स दी जाती है, तो वहां की अगर एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए सरकार है तो वो पहुंचाती ही नहीं है जनता तक वो वाली स्कीम। जैसे हम दिल्ली में हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में आयुष्मान योजना आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं होने दी, तो वो पहुंचाना लेकर जनता तक बहुत जरूरी है। और फिर साथ में जनता की परेशानियों को समझना, जब तक जनता की परेशानियों समझा नहीं जाएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कोई छोटी मोटी चीजों की बात नहीं करते हैं। हम अगर रैली कर रहे हैं तो हम देश में बात कर रहे हैं, हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, हमारे नौजवान भी आते हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे बच्चे भी आते हैं। ठीक है, हम सबको टारगेट करने की बात करते हैं। एक एक नेताओं तक, एक एक सांसदों तक पहुंचना, यह आपकी स्ट्रैटेजी थी, इसलिए आपने इसको और अग्रेसिव किया। विक्रम जी के पास आ रहा हूं। विक्रम जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी एग्रेसिव थी या आप लोग अपने मैनिफेस्टो पर, अपने कैंपेन पर, अपने अलायंस पर इतना भरोसा था कि इस बार का चुनाव हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है? पहले तो मैं आपको, विवेक जी, पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराऊंगा कि आप सारा समय इन्हीं को दे दीजिए। यही बोलने 10 साल तक इन्होंने जितने काम किए, प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव प्रचार में अपने काम नहीं गिनाए। मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुजरा, ये इन्होंने गिनवाए। 10 साल में क्या काम किया? बेरोजगारी घटी क्या?
महिला सुरक्षा घटी क्या? महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षित महिलाएं हुई क्या? मैं पूछना चाहता हूं, पेपर लीक होना बंद हुए क्या? किसानों के कर्जे माफ हुए क्या? 95,000 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की पिछले 4-5 साल के अंदर बेरोजगारी को लेकर के। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताएं ना देश को, कितने लोगों को रोजगार मिला? 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? जुमला है। आरएलडी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, आरएलडी जब चुनाव हार गए थे ना जयंत चौधरी, तो सपा ने उनको राज्यसभा में भेजा था। ये रहमो करम पे पलने वाले नेता हैं। आज इनको किसी ने भारत रत्न दे दिया तो भारत रत्न में चले गए। अगर इनको किसी ने राज्यसभा में रोहित जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा। पूरा करने दीजिए जी। विक्रम जी, आपने आप लोगों ने कांग्रेस से तो छन्नी भी बोली। नहीं विक्रम जी, आप लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए मीटिंग शुरू कर दी है। मैं इस बात को लेकर जानना चाह रहा हूं, आप नंबर्स को लेकर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, इतने आश्वस्त कैसे हैं? आप लोगों ने प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 1 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक भी बुला ली गई है। जिनकी पार्टी के जी इंडिया गठबंधन में आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आरएलडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में थी तो हाथ की उंगली थी, आज मोदी जी की नाक का बाल बन के रह गई है आरएलडी। मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, वो आरएलडी से मैं उसका जवाब ले लूंगा। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए ना। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर आपकी मीटिंग शुरू हो गई है, आप लोग नंबर्स को लेकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे, और कितने नंबर्स को लेकर आप लोग कॉन्फिडेंट है? सर, सरकार बना रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मैं आपके पास मिठाई का डब्बा लेकर के आऊंगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बैठ करके बोल रही है ना, मणिपुर की बच्चियों पर पूछ लो सवाल, अभी जवाब नहीं निकलेगा इन पे। पहलवान बच्चियों पे एक सवाल पूछ लीजिए, जवाब नहीं निकलेगा इन पे। शर्म आनी चाहिए। बृद्धभूषण कहते हैं आपके चैनल पे कि वो वाकई में अपराधी है। सर, मैं तो यहां बैठ करके झूठ परोस रही है प्रधानमंत्री। विक्रम जी, इन सारे मुद्दों पर हमेशा डिबेट होती रही और अक्सर डिबेट में ये मुद्दे आते रहे। मैं बस आज की तारीख में ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों के दावों का आधार क्या है? सर, हमारा आधार जनता का मिला हुआ अपार समर्थन, जनता का मिला हुआ भाई आप लोगों का समन्वय दिसंबर जनवरी तक नहीं हो पा रहा था। आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ममता बनर्जी अभी तक आप लोगों के साथ नहीं आ रही हैं। वो कह रही है अगर सरकार बनी तो हम बाहर से समर्थन देंगे। आप अपार समर्थन तब कहते जब 1 साल से इंडिया अलायंस की बैठक चल रही होती। जी भाई 10 सेकंड लूंगा। बोलिए पूरा कीजिए। राहुल गांधी जी जननायक बनकर के देश की जनता के बीच में निकले, हजारों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, ना कि 8,000 करोड़ के जहाज में चले, ना कि 15 करोड़ की कार में चले। ये कह रही है राहुल गांधी घूमने जाते हैं, वहां जिम कॉर्बेट कौन जाता है? समुद्र में घूमने अंदर नीचे कौन जाता है? बाहर विदेशों की जितनी यात्राएं अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी की है, इतने किसी प्रधानमंत्री ने की है आज तक? 18 घंटे काम करके देश को तबाह कर दिया। जब जनता का समर्थन राहुल गांधी जी के साथ जननायक के साथ है, ठीक है, उसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। रोहित जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक जी उसके बाद में आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल, आपका जवाब। कांग्रेस ने और कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, क्योंकि इनको सत्ता की लूट के लिए अब इनको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है और ये भी समझ चुके हैं कि अब जनता इनको पुनः चुनने जा नहीं रही है। इनके युवराज को ये किसी भी तरीके से सत्ता की गद्दी पे स्थापित करना चाहते हैं, पर इनके युवराज बार बार साधना करने के लिए बैंकॉक चले जाते हैं और वहां पे हिंदुस्तानी मीडिया तो जा नहीं पाती है, तो मीडिया पहुंच नहीं पा रही है। तो शायद सोशल मीडिया के ही कुछ साथी इनके पहुंच जाए बैंकॉक, जो इनकी साधना को कवर कर लें। विक्रम अपना मुंह बंद रख, विक्रम अपना मुंह बंद रख, तेरे मुंह में सिवाय गंद के और कुछ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए अपना मुंह बंद रख। विक्रम, तेरा नाम रोहित अग्रवाल नहीं है, मुंह बंद रख अपना। छिछोरी हरकतें मत करो नेशनल मीडिया पे बैठ के। डिबेट नहीं हो पाएगी सर। विक्रम, अपना मुंह बंद रखो। डिबेट नहीं हो पाएगी इस तरह। ऐसा है विक्रम, बैंकॉक की जो टिकट कटवाई है राहुल गांधी ने, कृपया करके उस टिकट के ऊपर सूटकेस रोहित जी साधना क्या कर रहे हैं राहुल गांधी। रोहित जी फैक्ट पे आइए ना, फैक्ट पे आइए रोहित जी, फैक्ट पे आइए प्लीज। मैं इस तरह की भाषा का
आपको अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कीजिए। रोहित जी फैक्ट पे आइए प्लीज। 5 साल तक ये लोग नदारत थे जनता के बीच से, 5 साल तक ये कहां थे इनको खुद नहीं पता है। और जिस भारत जोड़ो यात्रा की ये बात करते हैं वो गैर राजनीतिक यात्रा थी, वो राजनीतिक यात्रा थी ही नहीं, तो उसको कांग्रेस ओन कर कैसे सकती है? ये एक भ्रष्टाचार हुआ है जिसको तीसरे कार्यकाल में हम पुनः इनका एक्सपोजर करेंगे हम इनका, कि इन्होंने राजनीतिक दल के पैसे को गैर राजनीतिक यात्रा में इस्तेमाल किया है और उसमें इनकम टैक्स की छूट लेने का काम किया है। ये एक तरीके का एक और पुनः भ्रष्टाचार करने का काम किया है। ठीक है, इनके पास ना नियत है, विक्रम लोहिया से इसका जवाब, फिर मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। जल्दी से विक्रम लोहिया जी 10 सेकंड इसका जवाब। राहुल गांधी पीआर इवेंट करने निकले थे और एक गैर राजनीतिक यात्रा थी। भारत जोड़ो जो यात्रा थी वो देश को जन जन तो उनकी जो समस्याएं थी, जनता को ठगने की यात्रा थी, जो कि जनता आपके झांसे में नहीं आई, क्योंकि आपकी सांसद स्वाति मालीवाल आपके शीश महल जो सोशल महल में बदल गया है उसमें देखिए ये डिबेट दूसरी तरफ जा रही है। मैं दीपक जी के पास जा रहा हूँ, एक एक करके दीपक जी के पास जा रहा हूँ। दीपक जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, एक एक करके देखिए इस तरह से। और विक्रम जी का प्लीज, उनका नेटवर्क का इश्यू है, प्लीज उसको पीसीआर चेक कराइए, उनकी आवाज थ्रू नहीं हो पा रही है, एक बार प्लीज उनके कनेक्शन को चेक कीजिए। दीपक अग्रवाल जी सवाल उसी बात को लेकर है, दीपक रंजन जी सवाल उसी बात को लेकर है कि भाई साहब अभी तो रिजल्ट भी आने बाकी है, आप लोग अलायंस की मीटिंग शुरू कर चुके हैं, आप लोग भी शायद जा रहे होंगे 1 तारीख की बैठक में, अखिलेश जी जा रहे होंगे शायद। बिल्कुल जाएंगे, और इसमें क्या बुराई है? अगर मान लीजिए कि 1 जून को जब सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे, सारी जगह की वोट कास्ट हो जाएंगे, अगर हम लोग वहां बैठ रहे आगे की स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए बैठ, देखिए आज की तारीख में ये सही है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनावी प्रक्रिया में हम भाग ले रहे हैं, हम लड़ रहे मुद्दों से, मैंने बार बार ये बात कही है, हम लड़ रहे महंगाई के खिलाफ, हम लड़ रहे बेरोजगारी के खिलाफ। हो सकता है कि हम राजनीतिक लोगों का मुद्दा जो है ये बदल गया हो, लेकिन ये जनता का मुद्दा ऑन है। जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के मुद्दे पर वोट कर रही। आप बता दिए 10 साल का काम, भाई प्रधानमंत्री जी पहले प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगना उन्होंने शुरू किया, जब जनता ने उनको इस पर काम के आधार पर वोट देने की बात की, जब उनको नकार दिया, फिर ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए, जनता ने इनको नकार दिया, फिर ये हमारे बहन बेटियों माताओं के मंगलसूत्र पे आ गए जिसको जनता ने नकार दिया, फिर ये इनहेरिटेंस टैक्स पे आ गए, जनता ने इनको नकार दिया। अरे और तो बात छोड़ दिया, प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि मुजरा, और इन्होंने हद तो तब पार कर दी जब इन्होंने सरकारी योजना को लोगों को डराया धमकाया और कहा जिन लोगों ने 80 करोड़ जो है राशन से लाभान्वित हुए हैं, जिन लोगों ने 80 करोड़ लोगों ने फ्री राशन लिया है, अगर वो वोट नहीं देंगे तो पुण्य के भागीदार नहीं होंगे। ये भाषण, अरे आपका 10 साल का आपका काम क्या रहा, 10 साल की आपकी क्या योजनाएं रही? देखिए मां से बिल्कुल सही कहा हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी ने कि मां से इनको मछली, मटन, मुस्लिम सारी चीजें इनको याद रही, मुजरा इनको याद रहा, लेकिन मां से महंगाई, मां से महिला, मां से मणिपुर, ये मां से बोलने में इनको दिक्कतें रही। आज देखिए मुख्यमंत्री जी की भाषा देखिए कि उल्टा करके लटका देंगे और मिर्चा झोंक देंगे। अरे इतने सॉल्वर गैंग वाले जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश, विवेक जी, जो पर्चा लीग प्रदेश बना हुआ, कितने सॉल्वर गैंग को आपने उल्टा लटका करके उनको मिर्चा झोंकने का काम किया। आज गोंडा, आज कैसरगंज के प्रत्याशी की गाड़ी से 2 मासूमों की जान चली गई, 2 नौजवानों की जान चली गई। कब उनको उल्टा लटकाएंगे, कब उनको भाई बात बताइए। मैं 2 चुनाव एग्जाम्पल में लेता हूं, उत्तर प्रदेश का एक लेता हूं 2022 का, उस समय भी महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु और महिला सुरक्षा, ये 4 मुद्दे थे जो शीर्ष पर थे आपके एजेंडे में, जिसको लेकर आप लोगों ने चुनाव प्रचार किया। 2019 के इलेक्शन में चलिए, 2019 के इलेक्शन में भी यही तमाम मुद्दे थे, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, इसके अलावा युवाओं को नौकरी, महंगाई, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा था विपक्षी अलायंस ने, यूपीए ने। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो वो रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि कुछ हो सकता है, लेकिन 2022 के रिजल्ट 2017 से ज्यादा बेहतर हो गए बीजेपी के लिए। विवेक जी, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता इनके जुमलेबाजी में फंस गई थी, और जनता ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये जुमलेबाजी से आई थी और अपनी फेक गारंटी से जाने वाली। आज की तारीख में जनता जो है, पूरा चुनाव जो है जनता वर्सेस सत्ता है। आज की तारीख बता दीजिए, जो भी इनकी बोली भाषा या भाषण है प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, मैं तो कहता हूं भाई आपने नोटबंदी की, नोटबंदी आपके भाषण से क्यों गायब हुआ? आपने जीएसटी लागू किया, आपने कहा था देश हमारा खुशहाल हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाएगी। दीपक जी वही बात मैं कह रहा हूं ना, दीपक जी नोटबंदी के बाद भी इलेक्शंस हुए, जीएसटी के बाद भी इलेक्शंस हुए। देखिए इन्होंने, ये प्रधानमंत्री थे और इन लोगों ने लोगों को बताया कि इस तरीके से करने के बाद, लेकिन जब लोगों ने उसको देखा एंटी इनकम्बेंसी आज की तारीख में किस तरीके से, आप बता दीजिए।
इन्होंने क्या दिया आप बता दीजिए। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, रोहित अग्रवाल जी भी लखनऊ गए, मैं भी लखनऊ का हूँ। आप ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से अगर एक डेवलपमेंट का काम हुआ तो बता दें, एक भी डेवलपमेंट का काम, विकास का काम अगर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से लखनऊ में हो गया तो बता दें, जवाब दे उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से। मैं रोचिका अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं रोहित भाई, लेकिन आप 10 सेकंड में इसका जवाब दे दिए, फिर मैं रोचिका जी के पास जा रहा हूं। रोहित अग्रवाल, मैं 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूं, क्योंकि दीपक भाई एक अच्छे सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और वो समझदार व्यक्ति हैं और वो समझेंगे भी कि लखनऊ में रिंग रोड देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज यही इसीलिए स्थिति ये है कि राजनाथ सिंह जी के लिए नारा लग रहा है कि अब की बार 5 लाख पार, कि 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं रोचिका अग्रवाल जी के पास जल्दी जा रहा हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी विक्रम जी वेट करें। रोचिका अग्रवाल जी, क्या एंटी इनकम्बेंसी मैटर रहा इस बार के चुनाव में? क्या सरकार विरोधी लहर इस बार के चुनाव में रही? एंटी इनकम्बेंसी, जिसको हिंदी में सरकार विरोधी लहर कह सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा आप लोगों के लिए? विवेक जी, से पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगी जी। विक्रम को अपनी भाषा पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, भी किसी के लिए बोलते हैं। ये वो महिलाओं के लिए लोग आज मणिपुर के रो रहे हैं, जबकि हमारे माननीय अमित शाह जी वहां पर जाके खुद रहकर आए हैं और वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां सरकार कुछ नहीं कर रही थी, प्रशासन कुछ नहीं कर रही थी, और इस पे हमने डिस्कशन करने को तैयार हुए। और ये इंडी गठबंधन वाले थे, राहुल गांधी थे और उनके पीछे की टीम थी पूरी, जिसका क्या था जब अमित शाह जी बोलने के लिए खड़े हुए थे वहां पर, तो इसलिए इनको तो बोलना नहीं चाहिए जितनी भाषा मेरे लिए। तो ये महिलाओं की क्या इज्जत करेंगे जब ये अपनी को पैनलिस्ट के लिए गलत तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं इनसे इन जैसे लोगों से अगर आप लोगों को डिबेट करवानी हुआ करे तो पहले से इनसे बोल दिया करें कि अगर महिलाएं साथ में हैं तो आप महिलाओं के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे और तमीज में बात करेंगे। दूसरी बात ये महिलाओं की बात करते हैं, इन्होंने संदेश खाली के शब्द नहीं कहा, इन्होंने स्वाति मालीवाल के बारे में एक शब्द नहीं कहा। इनके अपने ही जिनके यहाँ सरकार बना रहे, जिनके साथ यहाँ गठबंधन में है दिल्ली में, इनके तो वो हालत है कि ये लोग केजरीवाल जी के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का वाड्रा अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को भी वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ये तो इनका हाल हो गया है। जिस तरीके का ये लोग जिस तरीके की बातें करने लगे हैं, उसका नतीजा ये कर्मों का फल है इन लोगों का। इनके झूठ का जवाब मैं देता हूं भाई, इनके झूठ का जवाब मैं देता हूं, क्योंकि ये तो बहुत झूठी बातें कर रही हैं बैठ करके चैनल पे। एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके, हाँ एक एक करके विक्रम जी रुक जाइए। होती है उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता, जबकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, उनका घर, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और उन्हीं का पीएस बदतमीजी करता है। ये एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं निकलता। लड़की हूँ लड़पट्टी हूँ कहने वाली प्रियंका वाड्रा जगह जगह पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ नहीं पहुंच पाती। बात करने की संदेश खाली के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जितना बैठ करके यहाँ झूठ बोल रही है, जनता सब देख रही है। ममता नाम है और ममता नाम उनके एक एक करके विक्रम जी, प्रधानमंत्री जी की विदाई हो रही है। 4 साल का अग्निवीर उनको कंधों पे लेकर के छोड़ के आएगा। उनके खिलाफ कितनी प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द बोला, क्यों नहीं इंडी गठबंधन वाले तैयार होते हैं संदेश खाली के? मैं जवाब दे दूं, जब हिंदू महिलाओं का मैं जवाब देता हूं ना, संदेश खाली की विक्टिम को भाजपा के नेताओं ने डराया धमकाया टीएमसी का नाम लेने के लिए। मणिपुर के अंदर ये सारे मुद्दे जनता की अदालत में है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, सब कुछ जनता की अदालत में है और सब पर वोटिंग हो चुका है, बस लास्ट फेज का वोटिंग बाकी है। प्रेम कुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद आता हूं दीपक रंजन जी। प्रेम कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, एंटी इनकम्बेंसी की बात 2019 में भी हुई, 2024 में भी हुई, 2022 के विधानसभा में भी हुई, 2023 में भी कुछ राज्यों में विधानसभा हुई और छत्तीसगढ़ के नतीजे तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। और कैंपेनिंग की अगर बात करूं तो कैंपेनिंग में जो है वो एनडीए लीड पर है। एनडीए का कैंपेन ज्यादा एग्रेसिव और क्लैरिटी है उसमें। अगर हम विजन की भी बात करें, इंडिया अलायंस का कोई ज्वाइंट मैनिफेस्टो तो नहीं आया प्रेम कुमार जी? एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना ही चाहिए था कम से कम। एनडीए का आया क्या विवेक? एनडीए का आया सर? तो उसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मेजॉरिटी में है, तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो दिया। सबका एक्सक्यूज है आपके पास,
नहीं नहीं, मेरा excuse है। अच्छा मेरा इंडिया ये का नहीं है, इंडिया एक्सक्यूज, का मैंने नहीं कोई है। गलत बात, मैंने कोई रॉन्ग फैक्ट अगर कहा हो तो बता दीजिए, इसको एक्सक्यूज तो नहीं कह सकते आप। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि इंडिया के नहीं आया मैनिफेस्टो, ये जानते हुए भी कि एनडीए का भी नहीं आया, तो ये रॉन्ग नहीं है। नहीं तो बाकी पार्टियों का क्या मैनिफेस्टो है? एनडीए में सहयोगी दलों का मैनिफेस्टो आप बता दीजिए। हट करके सर सुन लीजिए। प्रेम कुमार जी, अब सुन लीजिए, चलिए ठीक है, आप ही पूरा कर लीजिए। इंपॉर्टेंट बात की ओर ठीक है, ध्यान दिलाना ठीक। चाहता हूँ, बहुत कम समय है, बहुत बोलिए, कम समय बोलिए, है कि अभी अभी खबर आ रही है कि सिर्फ मिर्जापुर में 13 पुलिसकर्मियों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। 13 पुलिसकर्मियों की। रायबरेली से एक दारोगा के मरने की खबर आ रही है। ये अभूतपूर्व स्थिति है, पूरे देश में कभी चुनाव ड्यूटी के दौरान इस तरीके से हीट स्ट्रोक से मौत नहीं हुई थी। गंभीर बात है, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी, इसका मुआवजा भी देना होगा। और हीट स्ट्रोक के दौरान नहीं, वो तो मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर चुनाव का समय, प्रेम कुमार जी ये तो मैं अपील करना चाहूंगा, इससे किसी का क्या लेना देना। आप लोग सब नहीं, आप लोग सब मिलके, आप लोग सब सारी पार्टियां पक्ष विपक्ष मिलके चुनाव का वक्त 6 महीने घटा दीजिए, जनवरी में चुनाव करा दीजिए, दिसंबर जनवरी फरवरी में चुनाव करा दीजिए। तो हीट स्ट्रोक तो सब, ये हीट स्ट्रोक सबके लिए ना प्रेम कुमार जी, घटा दीजिए 6 महीने। ये पुलिसकर्मी आपके हमारे सबके हैं, सबके। मैं कहां कुछ कह रहा हूं, मैं तो सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। आप प्रॉब्लम बता रहे, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। प्रेम कुमार जी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा दीजिए, आप लोग पक्ष और विपक्ष मिलके। क्या बुराई है इसमें? सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे, हीट स्ट्रोक का लफड़ा ही खत्म। हीट वेव से मरने से क्या संबंध है भाई साहब? जनवरी में हीट स्ट्रोक होती है क्या? 7 चरण में तब चुनाव नहीं होंगे नहीं, क्या? जनवरी में हीट वेव होता है क्या? लापरवाही जो हुई है तब नहीं होगी क्या? मैं कह रहा हूं जनवरी में हीट वेव होता है क्या? इस गर्मी में चुनाव होते हैं क्या? मैं तो वही कह रहा हूं, आप लोग मिलके सामने देख रहे हैं, फिर भी उसकी पर्देदारी कर रहे हैं। कोई पर्देदारी नहीं हो रहा प्रेम कुमार जी। आप लोग सब मिलके पक्ष और विपक्ष जनवरी फरवरी में चुनाव करवा दीजिए।